और इस खबर पे करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी। राणा से होगी पूछताछ, उगलेगा सारे राज, क्योंकि अब एजेंसियां इससे पूछताछ करेगी, एनआईए पूछताछ करेगी। उसके बाद तमाम ऐसे राज खुलेंगे जो अपने आप में नई जानकारी के तौर पर हो सकते हैं। तो राणा से होगी पूछताछ, उगलेगा सारे राज। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ वाईसी मोदी जी हैं, जो कि पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे हैं एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। इसके अलावा कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ऋषि शंकर मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। वाईसी मोदी जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि एनआईए फिलहाल इस समय पूरी भारतीय एजेंसियों की तरफ से इसको लीड करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कितना मुश्किल और कितना अपने आप में किस तरीके का पूरा ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है कि प्रत्यर्पण करके सफलतापूर्वक वापस भारत लाया जाना, इसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे आम लोगों के नजरिए में? देखिए, प्रत्यार्पण किसी भी व्यक्ति का, किसी भी एक्यूज का करवाना एक कठिन कार्य होता है। और स्पेशली तबूर राणा जैसे हाई फ्लायर जो एक्यूज है, उस मामले में ये भारत सरकार की, ये भारत सरकार की सभी एजेंसीज की और स्पेशली एनआईए की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रत्यार्पण के मामले में दो लेवल पर काम करना पड़ता है। एक होता है पॉलिटिकल लेवल पर। पॉलिटिकल लेवल पर दो देशों के आपस के संबंधों पर डिपेंड करता है, दोनों देशों की लीडरशिप के संबंधों पर डिपेंड करता है। जब तक होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में उसने एक्यूज ने शरण ली हुई है, वहां से उसको लाना है। जब तक होस्ट कंट्री और हमारे देश की आपस के संबंधों में इस तरह का लेवल ना हो कि वो देश भारत को उसे देने के लिए तैयार हो, तब तक ये जो है प्रत्यार्पण नहीं करवाया जा सकता। तो इस मामले में हमें इस बात का क्रेडिट प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है कि ये उनका रिजॉल्व था कि किसी भी हालत में जो है इस एक्यूज को इंडिया में लाया जाए। दूसरा काम जो एनआईए और उसकी लीगल टीम ने किया, वो डिफरेंट एजेंसी, भारत सरकार के दूसरे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर हम लोगों ने, एनआईए ने बहुत जबरदस्त कोऑर्डिनेशन किया। और इसमें एक सिस्टम होता है कि हमें लीगली वहां की कोर्ट को कन्विंस करना होता है कि जिस ऑफेंस के लिए हम उसको इंडिया में ला रहे हैं वो ऑफेंस बनता है, उसके खिलाफ एडिक्वेट एविडेंस है और वो ऑफेंस उस देश में भी एक जो है क्राइम है। तो इस कार्य के लिए उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि हम अपना वकील वहां की कोर्ट में नहीं खड़ा कर सकते। तो हम अपना वकील जो है, हम जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी हमारा एविडेंस होता है, वो सारा हम, जैसे इस मामले में हमने अमेरिकन अथॉरिटीज को दिया और अमेरिकन अथॉरिटीज ने इन टर्न वहां की कोर्ट्स को दिया और कोर्ट्स को सेटिस्फाई किया हमारे बिहाफ पर कि ये एक्यूज जो है इसका इंडिया में भेजना बनता है। और उसको सभी राइट्स दिए गए, क्योंकि वो डिफरेंट लेवल्स उसमें अपील के होते हैं, वो उसने अपील की और उसी वजह से लास्ट के 3 साल इसी काम में लग गए। लेकिन फिर भी इस यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, ये बहुत खुशी की बात है और सारा देश बधाई का पात्र है और स्पेशली एनआईए को बहुत बहुत बधाई। जी वाईसी मोदी जी, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मुंबई हमले के बाद से, जब से ये जानकारियां सामने आई, उसके बाद से भारत लगातार प्रयास कर रहा था लंबे समय से, 16 साल का इंतजार के बाद। क्या वो बड़े तथ्य आप देख रहे हैं जिनकी वजह से आपको लगता है वो कंफर्ट लेवल भारत और अमेरिका के बीच में आया, जिसके चलते अब ये प्रत्यर्पण संभव हुआ? क्योंकि एक राजनीतिक बहस भी इसको लेकर हो रही है, लेकिन उससे उतर, क्योंकि आपसे मैं वो सवाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उससे इतर तथ्यात्मक तरीके से इस बात को और कैसे बेहतरी से समझा जाए, अब ही ये क्यों संभव हो पाया? देखिए, जो गवर्नमेंट का रिजॉल्व है, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट का रिजॉल्व बहुत क्लियर था। आमतौर पर इस तरह के मामलों के बारे में टॉप लेवल पर प्रधानमंत्री, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री और अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ये डिस्कस नहीं किए जाते। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि वो अमेरिका ने अप्रूव कर दिया है तबूर राणा का इंडिया में प्रत्यार्पण के लिए।
तो ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल भी जीत है, प्रेजेंट सरकार की बहुत बड़ी जीत है। उसके अलावा जब तक लीगल सपोर्ट ना हो तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में काम लॉ से होता है। तो एनआईए ने भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके इस सारे एविडेंस को अमेरिकन अथॉरिटीज को दिया, जिन्होंने आगे वहां की कोर्ट्स को कन्विंस किया कि इस एक्यूज को इंडिया भेजा जाना चाहिए। इसने इतना हीनियस क्राइम किया है, तभी कानून की प्रक्रिया पूरी होगी जब इसको इंडिया भेजा जाएगा। मोदी जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब भले ही ये आतंकी है, लेकिन क्योंकि भारत के एजेंसियों के पास में है, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा को लेकर भी कई प्रकार की बातें हैं। इस सब के बाद अब यहां से जो बात, अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे, क्योंकि हम हर कोई देशवासी उम्मीद कर रहा है कि ये फास्ट ट्रायल एक तरीके से हो और जल्द से जल्द इसको फांसी की सजा मिले और इसके गुनाह का एक तरीके से इंसाफ होने पाए। देखिए, हमारे यहाँ चाहे आदमी एक्यूज कितना बड़ा हो या छोटा हो जी, उसके लिए एक तरीका है। हमारी कोर्ट्स बड़ी फेयर ढंग से काम करती हैं, तो जो उसके हक है उसको मिलेंगे, वो उसे लॉयर भी मिलेगा, उसको जो भी उसके साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार किया जाएगा। और एनआईए अपने इस मामले में बहुत क्रेडिट रखती है कि एनआईए किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती है, एनआईए के कानून से ऊपर जाकर कोई काम करने की प्रयास नहीं करती है जी। तो मेरा ये मानना है कि एनआईए के पास क्रेडिबल एविडेंस है, तभी इस आदमी को वहां से लाया जा सका है। और जब जो एविडेंस अमेरिकन कोर्ट्स को कन्विंस कर पाया है, तो मैं यूं समझता हूं कि एग्जिस्टिंग एविडेंस भी बहुत है, और अब इसकी इंटेरोगेशन के बाद जो एडिशनल एविडेंस मिलेगा उससे हम लोग इसको शर्तिया सजा तक ले जा पाएंगे। जी, आप चारों मेहमानों से निवेदन, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द वापस आते हैं। तो इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे और इस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे कि वो आखिर इसको लेकर राजनीतिक बहस भी क्यों हो रही, क्योंकि ये पूरा देश का मामला है। ऐसे में इस मसले पे बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज की बड़ी खबर यही है कि मुंबई आतंकी हमले का जो एक मुख्य साजिश करता था तहव्वुर राणा, वो भारत लाया जा चुका है। उसका प्रत्यर्पण अमेरिका से भारत हो चुका है और लगातार अब आगे की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच में खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए वाईसी मोदी जी हैं, पूर्व डीजी एनआईए के, इसके अलावा कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, ऋषि शंकर मिश्रा, कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ में है। कौशल कांत जी, अब आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही कि साहब ये संभव हुआ है सिर्फ मोदी सरकार की वजह से, कांग्रेस कह रही कि नहीं साहब हमने भी बड़ा बेहतर तरीके से पूरा आधार तैयार किया था, उसकी वजह से ये प्रत्यर्पण संभव हो पाया है। तो आप इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं कौशल जी? क्रेडिट तो मोदी जी के जाएगा ही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डिप्लोमेसी को चेंज किया, जिस तरह से ना आंखें झुका करके बात की जाएगी, ना आंखें दिखा करके बात की जाएगी, बल्कि आंखें मिला करके बात की जाएगी। आपको रुकना चाहेंगे, ये इस वक्त तस्वीरें जारी की हैं एनआईए के माध्यम से और तहव्वुर राणा की ये पहली तस्वीर सामने आई है जो अपने आप में एनआईए के शिकंजे में है प्रत्यर्पण के बाद से, और इसको लगातार एयरपोर्ट के बाद से अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर अपने आप में पहली तस्वीर के तौर पे कही जा सकती है और ये तहव्वुर राणा का फोटो एक तरीके से जारी हुआ है। एनआईए की टीम हाथों से पकड़े हुए है अपने आप में लगातार, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, इस व्यक्ति को वो अमेरिका से लेकर आए हैं और ये पहली तस्वीर डीडी न्यूज के पास में है और ये एक तरीके से जारी की गई है एनआईए के माध्यम से। और ये एक एनआईए की गिरफ्त में तहव्वुर राणा है, मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार में से एक और जिसने साजिश रची इस पूरी और जिसको लेकर अब पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। उसकी ये पहली तस्वीर भारत आने के बाद में आई है और निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कुछ और ऐसी तस्वीर जिससे इसकी स्पष्टता, चेहरे के जो स्पष्टता है और बेहतरी से पता लगेगी, उस सबका हम सबको इंतजार है। लेकिन ये पहली तस्वीर है जो डीडी न्यूज के पास में आप इस वक्त देख रहे हैं, एनआईए की गिरफ्त में है ये व्यक्ति जिसने साजिश रखी हिंदुस्तान को दहलाने की। मुंबई में आतंकी हमला किया, 166 लोगों की मृत्यु हुई और 300 के आसपास लोग घायल हुए, अपने आप में मुंबई का गुनहगार है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ। कौशल जी अपनी बात पूरा करें जल्दी से। तो मैं कह रहा था कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती तो ये डिप्लोमेसी में चेंज नहीं होता और आंखों में आंखें मिलाकर वाली डिप्लोमेसी नहीं आती। आप पैनल खत्म होने तक, जब तक का समय, तब तक कोई मुझे बता दे कि विश्व के सबसे बड़े शक्ति के साथ यानी अमेरिका से कौन सा आतंकी इसके पहले भारत लाया गया है। मुझे नहीं मिला, अगर किसी को मालूम हो तो जरूर बताए। तो यहीं से पता चलता है कि किस तरीके से राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आज की ही बात करें, आज का ही बड़ा एक शर्मनाक बयान आया है। कांग्रेस के लीडर हैं पृथ्वीराज चौहान जी, महाराष्ट्र से आते हैं। उन्होंने कहा कि राणा को उसका हक मिलना चाहिए। आते ही वो आतंकियों के साथ खड़े हो गए। अब इस तरह का अगर विपक्ष का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, एनओपी है उनकी सरकार, उनकी पार्टी के, और इस तरह का अगर वक्तव्य उनके जैसा लीडर देगा तो इससे क्या पता चलता है। एक तरफ कांग्रेस है जिसके बारे में यह कहा जाता है मतलब कि ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है और कई बार डिस्कस हो चुका है कि जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था तो उसके बाद एयर मार्शल फली होमी मेजर साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें अटैक करना चाहिए जी, पर उसके जवाब में क्या मिलता है कि नहीं हमें, अगर हम अटैक करेंगे तो चुनाव का माहौल है, बीजेपी के पक्ष में चुनाव बन जाएगा और भारत का मुसलमान नाराज हो जाएगा जी। इस तरह की विचारधारा वाला अगर विपक्ष होगा तो क्या होगा, मामला तो राजनीतिक बनेगा ही बनेगा। ऋषि जी सवाल यही है कि अगर राणा भारत पहुंचा है तब वो राणा जो गुनहगार है मुंबई का, और पृथ्वीराज चौहान जी इस बात का जिक्र करते हैं कि उसको उसका हक मिलना चाहिए, तो ये फिर मंशा पे सवाल खड़ा करता है। दिन मैं हिंदुस्तान के लिए आज का शुभ दिन मानता हूं कि आतंकवाद के विरुद्ध भारत को आज बहुत बड़ी सफलता मिली है कि एक देश के सबसे बड़े गुनहगार को आज हिंदुस्तान के सरजमी पर प्रत्यर्पण कराया गया है। और इसके लिए मैं, चाहे वो वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व सरकार हो, दोनों को बधाई देता हूं, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें राजनीति करने की जरूरत है। उस समय की भी सरकार ने प्रत्यर्पण से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको वहां उपलब्ध कराया और प्रत्यर्पण के लिए जो भी इनिशिएट करने की जरूरत थी उस समय की सरकार ने की। वर्तमान सरकार के भी जो बेहतर कूटनीति है या बेहतर अप्रोच के कारण इसको मतलब अंजाम तक पहुंचाया गया है, तो इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। जहां तक पृथ्वीराज चौहान की बयान की बात है तो ये बात हमारे जो एनआई के डीजी साहब हैं, पूर्व डीजी साहब, उन्होंने भी कहा है कि
राणा को जो है लीगल एडवाइस मिलेगा, लीगल सपोर्ट मिलेगा। यही बात पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि यदि हिंदुस्तान हुआ सरजमी है। सर ये नरमी क्यों, सवाल नरमी को लेकर है। वो जो भारत का कानून है, उस कानून के तहत भारत की मौजूदा सरकार वो सब कुछ करेगी जो करना है, लेकिन इस प्रकार का बयान देकर ही तो सवाल खड़े होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, आपको लगता है कि अब एक बार फिर से इस प्रकार के बयान से राजनीतिक सुगबुगाहट दिखाई पड़ने लगी है? कौन किधर खड़ा होना चाहता है? प्रफुल्ल जी। आर्येंद्र, एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी इस तरह के बयान हमको देखने के मिलते हैं। तुकाराम ओमले यदि नहीं पकड़े, उन्होंने यदि कसाब को अपनी जान देकर पकड़ने का ये नहीं दिखाया होता, तो हमको सबको पता है कि क्या षड्यंत्र चल रहा था, पाकिस्तान का भी और कांग्रेस का भी। कौन कलेवा पहन के आया था और किसने हिंदू टेरर की थियरी गढ़ी थी, ये भी सबको पता है। तो ऐसे में मैं लेकिन आज वो नहीं कहना चाहता, उस राजनीतिक मामलों में जाना भी नहीं चाहता जी। मैं प्रोसेस को समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए, एक्सट्रेडिशन के पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए। एक एक्सट्रेडिशन हुआ था जब आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, उसको भी मैंने बहुत बारीकी से कवर किया था, और ये वाला भी। देखिए, नवंबर 11 से लेकर 21 तक, 26 नवंबर को हमला होने से पहले एक एजेंसी जो बेसिकली ट्रैवल की एजेंसी के रूप में काम करने के लिए रहता है, ये पाकिस्तानी ओरिजिन का डॉक्टर, मिलिट्री ऑफिसर, कैनेडियन सिटीजन बनकर भारत में आया था, और उसने बेसिकली इसके लिए एक नींव रखने का काम किया था। उसके एक्सट्रेडिशन के लिए पिछले 4 वर्ष में जिस तरह के प्रयास हुए, दुर्भाग्य से उससे पहले नहीं हुए। और यदि प्रेसिडेंट ट्रंप का यदि हम बयान देखते हैं, जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, वी आर हैंडिंग ओवर अ वेरी डेंजरस मैन टू इंडिया, वन इज एक्यूज्ड ऑफ द 26/11 मुंबई टेरर अटैक। और वहां की एजेंसीज ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अ परपेट्रेटर ऑफ Mumbai terror attack is being extradited for his interrogation and trial in India. तो हमने वहां की लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए जी अमेरिका का इस पूरे केस में सपोर्ट लेते हुए, क्योंकि यूएन का उस समय का एक रेजोल्यूशन है और उसको आधार बनाकर हमने ये ठीक से एक्सट्रेडिशन करवाया, ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और कसाब के बाद यदि पाकिस्तान के सारे मंसूबों को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक्सपोज करने का यदि हमको और एक मौका मिला है, तो ये तैमूर हसन राणा की एक्सट्रेडिशन से मिला है। और प्रफुल्ल जी, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको विनम्रता से रोकना चाहूंगा। तैमूर राणा को अब एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अधिकृत तौर पर, टेक्निकली तौर पर अगर कहा जाए, तो अब एनआईए ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है, क्योंकि अब उसको एक तरीके से गिरफ्तार किया गया। अभी प्रत्यर्पण करके उसको हिंदुस्तान लाया गया था भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत। अब एनआईए ने तैमूर राणा को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि अब भारत की सरजमी पे आने के बाद में भारतीय कानून के आधार पर, भारतीय कानूनी प्रक्रिया के आधार पर, भारतीय संविधान की प्रक्रिया के आधार पर अब यहां से पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उसके तहत इस समय एनआईए ने अब इसको एक गिरफ्तार कर लिया है। वाईसी मोदी जी हमारे साथ, पूर्व डीजी एनआईए इस वक्त मौजूद हैं। मोदी जी, इस बात को किस तरह से समझा जाए कि उसको प्रत्यर्पण करके एनआईए लेके आती है और अब उसकी एक तरीके से अब ऑफिशियली उसको गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों चीजों के बीच के अंतर को कैसे समझा जाए? मोदी जी, देखिए, ये एक प्रक्रिया है, उसमें एक्स्ट्राडिशन में उस व्यक्ति को, एक्यूज को भारत सरकार को सौंपा जाता है। भारत सरकार के बाद एनआईए ने उसको इंडिया में पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें कोई बहुत सोचने की या सोच विचार वाली बात नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको पूरा किया गया है, और एनआईए इस मामले में बहुत ध्यान रखती है कि कोई भी कानूनी लैकुना किसी जल्दबाजी में ना छूट हो जाए, जिससे कि बाद में ट्रायल में दिक्कत आए। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे कानून के मुताबिक किसी भी एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर कोर्ट से उसकी कस्टडी मांगी जाएगी। जितनी कस्टडी मिलती है, फिर उसके बाद उस कस्टडी को अगर बढ़ाने की जरूरत हुई तो बढ़ाया जाएगा,
ये सब एक नॉर्मल केस की प्रक्रिया है जी, जो की जा रही है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इशू यही था कि इस आदमी को ठीक ठाक से तरीके से इंडिया लाया जाए, जो हमारे देश के लिए बड़ी भारी सफलता है, जिसको एनआईए ने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके उसको इसमें कामयाबी पाई। बिल्कुल। और जो सर पहली तस्वीर अभी तक आई है, उस तस्वीर में भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले तस्वीर थी उसमें ये व्यक्ति अपने आप में एक अलग तरीके से दिखाई पड़ता है, जहां पे उसके कुछ बाल काले भी थे तो सफेद भी थे, लेकिन अभी इस वक्त जो इसकी तस्वीर है उसमें इसके सभी बाल सफेद नजर आ रहे हैं, बड़ी हुई दाढ़ी नजर आ रही है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही सामने से भी एक ऐसी तस्वीर आएगी और उसको आइडेंटिफाई करने को बेहतरी से हम समझ पाएंगे। आप चारों लोगों से निवेदन है, आप हमारे साथ बने रहें, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तंवर राणा के भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में आने के बाद से पूरे भारत में सुकून महसूस किया जा रहा है इस बात को लेकर कि मुंबई हमले का गुनहगार को अब सजा मिल सकेगी। 26/11 हमले के समय आतंकियों से लोहा लेने वाले सुरक्षा बलों के जवान हो या फिर देश के रक्षा विशेषज्ञ हों, हर कोई इसे भारत की रणनीतिक सफलता मान रहा है। तो इस हमले में पीड़ित भी अपने आप में एक तरीके से राहत महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकी राणा को अपना नागरिक मानने से एक बार फिर से मना कर दिया है, तो इजराइल ने भारत की इस सफलता पर पीएम मोदी की तारीफ की है। 26/11 आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण की राह आसान नहीं थी। मोदी सरकार के बीते लगातार प्रयास और भारतीय एजेंसियों के अथक कोशिश का नतीजा है कि आज आतंकी राणा भारत के कब्जे में है। 26/11 की लड़ाई में शामिल रहे सुरक्षा जवान और रक्षा जानकार आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए इसे एक मील का पत्थर करार दे रहे हैं। आप जानते हैं कितना मुश्किल होता है दूसरे देश से किसी को पकड़ कर लाना। बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, उसके ऊपर जब मुकदमा चलेगा तो डेफिनेटली जो सबूत हमारे पास है वो हम पेश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मिलने की हम उम्मीद करेंगे। तहव्वुर राणा, उसको एक्चुअली ये लोगों को बहुत पहले ही सज़ा होनी चाहिए थी। बहुत पहले उनको सज़ा मिलके मतलब फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन देर है दुरुस्त है। आतंकी राणा को अमेरिका से भारत वापस लाने का काम पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय शुरू हुआ था, लेकिन मोदी सरकार के प्रयास रंग लाए और इसी वजह से मुंबई हमले में अपनों को खोने वाले भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बड़ी बात। तहव्वुर राणा को हम इंडिया में या दिल्ली में ला रहे, उससे सबसे बड़ी मेहरबानी हमारे प्रधानमंत्री जी की है, मोदी जी की। आज इतने करने वाले एक फर्स्ट प्रधानमंत्री जो आज मेन मास्टरमैन
जो अमेरिका में था, छुप के बैठा था, आज उसको इंडिया में ला रहे। मैं इंडियन गवर्नमेंट को और यूएस गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि फाइनली तहूर राणा आ रहा है, उससे काफी इन्फॉर्मेशन हमारे देश को मिलेगी। प्रधानमंत्री की पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान ही राष्ट्रपति ट्रंप ने तहव्वुर राणा को भारत सौंपने का ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी दल भी इसे पीएम मोदी और भारत की बड़ी रणनीतिक जीत मान रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया। आतंकी राणा के भारत के गिरफ्त में आते ही पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जिसके चलते उसने अभी से ही आतंकी राणा से अपने रिश्तों को नकारना शुरू कर दिया है। तो वहीं इजराइल ने राणा के प्रत्यार्पण को भारत की बड़ी जीत बताया है। We are encouraged to hear about the extradition to India of one of the perpetrators of the terrible and horrendous terrorist attacks that happened in Mumbai on the 26th of November 2008, which took the lives of more than 170 innocent civilians, including Israelis. I would like to thank the government of India for its persistence in bringing the terrorists to justice. आतंकी राणा की भारत वापसी से 26/11 आतंकी हमले के कई राज खुलेंगे, तो आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी बड़ा समर्थन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, उनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बिहार से मुंबई की फिल्मी चकाचौंध तक के सफर में मुझे कई लोगों के साथ काम करने का तजुर्बा हुआ, उनसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसे ही सीखने, तजुर्बा हासिल करने और प्रगति का मौका लेकर आई है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप की ये दुनिया फिल्म के सेट की तरह है। हर दिन एक नई कहानी, हर काम एक नई चुनौती। जल्द से जल्द अप्लाई करें। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा हिंदुस्तान आ चुका है और एनआईए ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस विषय पे लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम लगातार इस विषय पे चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ में वाईसी मोदी जी हैं, पूर्व डीजी एनआईए, इसके अलावा कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ऋषि शंकर मिश्रा, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी। आप चारों का एक बार फिर से स्वागत है। वाईसी मोदी जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि हमने देखा कि बीते वर्षों में कैसे एनआईए के और ज्यादा सशक्त करने को लेकर कानून में बदलाव भी किए गए, आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस की पूरी नीति अपनाई गई। क्या यही एक बड़ी वजह है कि बीते एक दशक में वो जो सीरियल ब्लास्ट की खबरें हुआ करती थी अब वो नहीं दिखाई पड़ती हैं? कम से कम देश सुरक्षित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। देखिए, सरकार के विभिन्न कदमों से ये बात बिल्कुल लगती है कि
देश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि एनआईए को स्ट्रेंथन किया गया है। एनआईए का पिछले कुछ वर्षों में जो अकेली प्रेजेंस ही नहीं, उसको टेक्नोलॉजिकली भी इम्प्रूव किया गया है, कानूनी शक्तियां भी उसकी बढ़ाई गई हैं, और साथ के साथ जो सरकार का रिजॉल्व है उसकी वजह से इसके परिणाम सब जगह दिखाई दे रहे हैं। एनआईए एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एनआईए की 95% से ज्यादा कन्विक्शन रेट है, जो वर्ल्ड में किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नहीं है। और एनआईए अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल काम है वो करने की प्रयास करता है। तो मैं समझता हूं सरकार का सपोर्ट और एनआईए के अफसरों की मेहनत की वजह से ही ये जो नक्सलवाद पर, आतंकवाद पर काफी कंट्रोल हुआ है। जी ऋषि जी, कम से कम इस बात को तो आप स्वीकारेंगे कि यूपीए के समय में कई देश के बड़े बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट की खबरें सुर्खियां बना करती थी, लेकिन अब वो स्थिति से देश आगे बढ़ गया। ये तो कम से कम आप स्वीकारेंगे, इस बात के लिए तो मानेंगे कि हाँ साहब, सरकार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कारगर दिखाई पड़ रही है। तो फिर पुलवामा कैसे भूल जाए हम, पठानकोट कैसे भूल जाए? पठानकोट पे रेड कार्पेट बिछा के इसी सरकार ने आईएसआई, जो हमारे देश में आतंकी घटनाओं के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो आईएसआई है। ठीक वगैरह आप सर, पठानकोट के बाद ही सर्जिकल स्ट्राइक और अपने एयर स्ट्राइक को भी देखा है। आप सही कहा, नहीं भूलना चाहिए। जी ऋषि जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से आ नहीं रही है। ऋषि जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से आ नहीं रही। मैं आपका रुख करता हूं, कौशल जी के पास जाता हूं। कौशल जी, क्योंकि अपने आप में क्या यही एक जो नीति जीरो टॉलरेंस की अपनाई गई है उसकी वजह से एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे बड़ी चीज है और बिल्कुल पॉलिटिकल विल है तभी कुछ हो पा रहा है। और अभी ऋषि जी जो बोल रहे थे, आप ये समझिए कि जब इसी अटैक के लिए, जिसके लिए ये लाया गया था बुराना, आपको ये फोटो तो याद है ना? इस फोटो में क्या नजर आ रहा है? इस फोटो में नजर आ रहा है दिग्विजय सिंह जी एक किताब का उद्घाटन कर रहे हैं जिसका अजीत बर्नी ने लिखी थी 26/11 आरएसएस की साजिश। इसी अटैक के लिए आरएसएस को बंदी बनाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा हम सब भूल गए होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को हम भूल गए होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को हम भूल गए होंगे। पर क्या आपको पता है कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी यही आतंकी था? और यूएन ने भी क्लीन चिट दे दी है कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में आईएसआई कहां था? जिस तरीके से प्लान बनाया गया था, कांग्रेस की तरफ एक साजिश की गई थी कि सारे आतंकी कलावा पहन के आए हुए थे। अगर ये पकड़ा नहीं जाता है अजमल कसाब, तो क्या होता? कांग्रेस ने पूरा प्लान कर लिया था कि इसको हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ा करके उसमें हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी। ये बात तो क्लियर है, अब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तरफ एक ऐसी सरकार थी जो आतंकियों के साथ खड़ी थी, देश के मुसलमानों को आतंकियों से जोड़ने की कोशिश करती थी, देश के मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश करती थी। आज एक ऐसी सरकार है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो देश हित की बात करती है, आंखें में मिला करके डिप्लोमेसी करने की बात करती है। विश्व बंधुत्व की भावना से जिस तरीके से भारत को विश्व बंधुत्व में नंबर 1 लेकर के वो 2047 का प्लान है उस तरफ ले जाने की बात करती है। आपकी आवाज अभी भी बेहतरी से आ नहीं रही, आप हालांकि तथ्य रख रहे होंगे की पॉलिटिक्स के चक्कर में केवल और केवल आतंकियों के साथ खड़ी नजर आती है। ठीक है कौशल जी, ऋषि जी आपकी आवाज अभी भी बेहतरी से आ नहीं रही। मैं चाहता था कि आप बेहतरी, अगर आप कुछ कहें, अगर आपकी आवाज बेहतरी से आ पाए। जी ऋषि जी, जल्दी से। मैं पूछ रहा हूं, शहीद हेमंत करकरे को भाजपा क्यों भूल जाती है? भाजपा के तत्कालीन सांसद ने हेमंत करकरे को लेकर क्या? ऋषि जी, मेरा सवाल था उन सीरियल ब्लास्ट को लेकर। ऋषि जी, मेरा सवाल था सीरियल ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, जयपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में देखने को मिला करते थे, लेकिन अब वो नहीं दिखाई पड़ रहा। मैं आता हूं प्रफुल्ल जी। ठीक है सर, प्रफुल्ल जी, एक फाइनल कमेंट। आपको लगता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक दशक में क्या एक बड़ा बदलाव हुआ है? क्योंकि अब हम वो खबरें, सुर्खियां नहीं देख रहे जो उससे पहले के दशक में हुआ करती थी। प्रफुल्ल जी। देखिए आर्यन जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हुई है। एक तो कानूनी ढंग से हमने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के बारे में नीति अपनाई और हमारे कानून सख्त से सख्त किए। टेरर फंडिंग के जो रूट्स थे, चाहे वो हवाला के हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग के हो, चाहे वो फेक करेंसी वाले हो,
इन सबको ब्लॉक करने के लिए समन्वित प्रयास हुए, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारी बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हो। तीसरा, पाकिस्तान को इसमें पूरी तरीके से बेनकाब करके हमने जो एक आइसोलेट करने का हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो काम किया है, ये तीनों कारण रहे हैं कि जिसके कारण एक नाम मैं केवल और आर्यन जी अधोरेखित करना चाहूंगा, मोदी साहब फिर से अनुमोदन देंगे इसको, कि एडवोकेट दया कृष्णन जो 2010 में उन्होंने पहला प्रयास शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनको उतना समर्थन नहीं मिला। 2018 की कैलिफोर्निया कोर्ट में ये एक्स्ट्राडिशन का केस आने के बाद दया कृष्णन जी ने एज ए लॉयर इस केस में जिस तरीके से खड़े रहे हैं, बिल्कुल शायद उसी का नतीजा है कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा हिंदुस्तान की सरजमी पे भारतीय एजेंसियों की गिरफ्त में फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।